Hello everyone, myself Dr. Manoj Bulda. Today we will discuss about the social issues and the environment in environmental studies DMLT part 2. In this unit we will cover the following topics: social issues and environment, sustainable development, urban energy problem, resettlement, rehabilitation, environmental ethics and consumerization of waste products. Social issues definition: any problem which affect the group of people or area which need to check out. कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स को इफेक्ट करती है या एक एरिया को इफेक्ट करती है. सेकेंड डेफिनेशन है इट इज ऑफन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फैक्टर एक्सटेंडिंग बियॉन्ड एंड इंडिविजुअल्स कंट्रोल. यानी किसी एक इंडिविजुअल या एक सोसाइटी के कंट्रोल से बाहर कोई फैक्टर हो जाता है तो उसे सोशल इशू कहा जाता है. डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स कैन लीड टू सोशल इशूज आल्सो कॉल्ड इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव्स. यानी किसी एक ग्रुप से सहमत हो और दूसरा ग्रुप असहमत हो, ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, उसे भी सोशल इशू ही कहते हैं. आल्सो कॉल्ड इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव्स. वेरियस सोशल इशूज क्या क्या है सोशल इशूज? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है जिसके अंदर ब्लैक एंड वाइट और निग्रोज अदर टाइप ऑफ रेसेस हैं जो दूसरे को डिसलाइक करते हैं या उन दोनों के बीच में इश्यूज डेवलप रहते हैं. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, एक कास्ट दूसरे कास्ट को यानी इंटरकास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हैं वो हैं. पॉवर्टी यानी भूखमरी गरीबी है. ड्रग अब्यूज नशा करने वाले जो हैं वो सोसाइटी से कट ऑफ रहते हैं या वो इशू रहता है एक सोसाइटी के अंदर उनको लेकर. पॉलिटिकल करप्शन है जो सभी देख ही रहे हैं. पॉलिटिकल करप्शन जो अपने पॉलिटिकल इश्यूज को या अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स को फायदे में रखने के कारण ये सारे डिस्क्रिमिनेशन करवाते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज. सेक्सुअल अब्यूज है यानी मेल फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो गया. इलिटरेसी हो गया. एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड है ये, यानी जब आदमी अनपढ़ होगा तो ये सभी उस पर लागू हो जाएंगे. बुलिंग है यानी छेड़छाड़ वगैरह जो नॉर्मली जो छेड़छाड़ है वो भी वेरियस सोशल इश्यूज हैं. माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जो पूरा पॉपुलेशन एक ग्रुप माइग्रेट करता है वो भी एक इम्पोर्टेंट इशू है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, मेल फीमेल के बीच में जो इश्यूज होते हैं जो कि सुप्रीम अपने आप को समझते हैं, कभी मेल कभी फीमेल या दूसरे जेंडर को नीचा दिखाना. सोशल इनइक्वालिटी है यानी सोसाइटी के अंदर कोई पैसे वाला है कोई गरीब है, ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है. इनकम डिस्क्रिमिनेशन यानी अलग अलग स्लैब्स बने हुए हैं आज, ये भी एक सोशल इशू है. रिलीजनिज्म, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से अपने आप को सुप्रीम समझता है, एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करता है या बाइकआउट करता है, ये इश्यूज हैं. रिलीजियनिज्म, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं एक दूसरे से. और रीजनलिज्म है यानी एक रीजन जो कि रिच पीपल्स का है दूसरा मिडिल फैमिली का है तो एक दूसरे को वो अपने से सुप्रीम समझते हैं, ये भी हैं. नाउ इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हैं. वेरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट वर्ल्ड फेसिंग टुडे आर. कौन कौन सी हैं जो अपन पढ़ चुके हैं सब इनके बारे में. ओजोन डिप्लीशन है, क्यों होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये एक इशू है. डेजर्टिफिकेशन यानी डेजर्ट्स का एक्सपेंड होना दूसरा इशू है. डिफॉरेस्टेशन जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनकी कटाई वो कम होते जा रहे हैं, वो अनदर इशू है. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, विभिन्न जैव जो हैं जो जैविक जंतु हैं वो कम होते जा रहे हैं. डिस्पोजल ऑफ वेस्ट डिस्पोजल है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है. जो भी अपने सिटीज़ के अर्बन वेस्ट हैं उनको डिस्पोज ऑफ करना है, उनका ट्रीटमेंट करना भी एक सोशल इशू बना हुआ है, इन्वायरमेंटल इशू भी है वो. वाटर सिक्योरिटी एंड वाटर पोल्यूशन, पानी की कमी और पोल्यूटेड पानी, ये भी बहुत बड़ा इशू बना हुआ है. ओवर पॉपुलेशन, अधिक मात्रा में ग्रोथ होना एक एरिया के अंदर. पॉपुलेशन ग्रोथ जो एक एरिया में ज़्यादा हो जाती है उसे ओवर पॉपुलेशन कहते हैं, जिससे उनकी जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती. वेस्ट डिस्पोजल यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट सिटीज से या सोसाइटी से आता है उसका डिस्पोज ऑफ होना. पोल्यूशन
जो पोल्यूशन क्रिएट होता है वो भी एक इन्वायरमेंटल इश्यूज है, इन्वायरमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए वो हानिकारक है और ह्यूमन बींग्स की लाइफ के लिए भी हानिकारक है। लैंड मैनेजमेंट, जो बची हुई और पॉपुलेशन के कारण जो बची हुई डेवलप्ड लैंड है या यूटिलाइज बेनिफिशियल लैंड है या फिर प्रोडक्टिव लैंड है, उसकी कमी होती जा रही है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लाइफस्टाइल। Sustainable development is that which meets the needs of present generation without compromising the needs of future generation. Sustainable development वो होता है जो आत्मनिर्भर डेवलपमेंट है उस एरिया का, उस जगह का या उस इन्वायरमेंट का या उस इकोसिस्टम का, जो आज की नीड्स को भी फुलफिल कर रहा है और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड्स को भी हार्म नहीं कर रहा, उसके लिए भी बचा के रख रहा है, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी आत्मनिर्भर डेवलपमेंट। एम्स टू बैलेंस, क्या एम्स हैं इसके? एम्स टू बैलेंस द इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक, अलाउइंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस, यानी एक ऐसा बैलेंस इन्वायरमेंट के अंदर क्रिएट करना जो कि सोशल, इकोनॉमिक और जो भी प्रॉस्पेरिटी है उसको मेंटेन रखे, आज की जनरेशन के लिए भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। is organizing principle of meeting human development goals and simultaneously sustaining the ability of environment to provide the natural resources and ecosystem service on which the society depends। क्या होता है? अगर अगली डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट, ये प्रिंसिपल है, इसका मुख्य प्रिंसिपल ये है जो आज की जो रिक्वायरमेंट है ह्यूमंस की, जो ह्यूमन डेवलपमेंट्स की हैं, उनको भी सस्टेन रखना और इन्वायरमेंट को भी उसके साथ बचा के रखना, जिससे कि जो नेचुरल प्रोडक्ट इन्वायरमेंट से हमें मिलते हैं वो निरंतर मिलते रहें और इकोसिस्टम की जो सर्विसेज हैं, जो इकोसिस्टम का जो प्रोडक्शन है, जो जो ह्यूमन लाइफ के लिए ज़रूरी है, वो भी मिलता रहे। तो इन्वायरमेंट को भी बचाना है और जो प्रेजेंट जो भी चीज़ें हैं उनका डेवलपमेंट भी करना है और अपने गोल्स भी अचीव करने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स होते हैं। 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी आर इकोनॉमी, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। इकोनॉमी, सोसाइटी और इन्वायरमेंट, ये 3 पिलर्स हैं। इनको अगर हम इक्विलिब्रियम में रखते हैं और आज की नीड भी हम पूरी करते हैं, अपने गोल्स भी पूरे करते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखते हैं, तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके क्या क्या मुख्य एडवांटेज हैं? सस्टेनेबिलिटी मेंटेन्स हेल्थ एंड बायो कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। Sustainability supports the well-being of communities. Sustainability promote better economy, little waste and pollution, better distribution of wealth. Sustainable development can be achieved by using recycled material and renewable resources of energy. यानी सस्टेनेबिलिटी मेंटेन्स द हेल्थ और बायो कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। जो भी उसकी कैपेसिटी है, जो वो बियर कर सकता है, जितना वो इक्विलिब्रियम में रह के हमें दे सकता है, वो उस इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या करती है? सपोर्ट्स द वेलबींग ऑफ कम्युनिटीज, जो कम्युनिटीज हैं उसको सपोर्ट करती है। प्रमोट्स द बेटर इकोनॉमी, लिटिल वेस्ट, पोल्यूशन, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो भी इक्वल रहे, पोल्यूशन भी कम हो और वेस्ट जो प्रोडक्ट हैं वो कम से कम जनरेट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग रिसाइकल मटेरियल एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। डेवलप्ड कैन बी अचीव्ड, ये जब भी अचीव हो सकता है जब जो मटेरियल वेस्ट है उसका रिसाइकल्ड हो और जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, न कि फॉसिल फ्यूल हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके गोल्स हैं 17 गोल डिजाइन फॉर बेटर प्रेजेंट एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। इसके 17 गोल हैं। पहला है नो पॉवर्टी, यानी ये गोल हैं जो इसे अचीव करने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वो 17 डिसाइड करे गए हैं। पॉवर्टी को ख़त्म करना, जीरो हंगर, भूखमरी से कोई न मरे, ये गुड हेल्थ, सबकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। क्वालिटी एजुकेशन, जो एजुकेशन है वो क्वालिटी हो, स्टैंडर्ड हो उसके अंदर, जिससे सीखने को मिले और अच्छी एजुकेशन और बढ़िया ग्रेजुएशंस, प्रोडक्टिविटी जिससे बढ़े। जेंडर इक्वलिटी, यानी मेल फीमेल जो रेशियो है वो जेंडर इक्वलिटी जो है उसकी बनी रहे। क्लीन वेस्ट वाटर सैनिटाइजेशन, शुद्ध पानी मिले और साफ सफाई की व्यवस्था रहे। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी,
यानी एनर्जी जो हो वो सस्ती हो और क्लीन हो, यानी रिन्यूएबल हो। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो मेंटेन्ड हो, प्रॉपर हो। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी किसी भी फॉर्म की हो उसकी कमी आए। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वर्क जो हो वो अच्छा हो और इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो। सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ हो, हमारी जो भी सोसाइटियाँ हैं, सिटीज़ हैं, अर्बन डेवलपमेंट है, वो सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनेबल हो, यानी स्वयं पर ही निर्धारित हो, दूसरे पे से इंडिपेंडेंट रहे। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जो भी कंजप्शन हो वो रिस्पॉन्सिबल हो, अनवांटेड ना हो, और प्रोडक्शन भी उसी आधार पे हो। क्लाइमेट एक्शन, जो क्लाइमेट्स हैं वो भी साफ सुथरे रहें। लाइफ बिलो वाटर भी अच्छी रहे, लाइफ ऑन लैंड भी अच्छी रहे। जस्टिस एंड पीस, जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हों, जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। पार्टनरशिप टू अचीव द गोल्स, और ये सब एजुकेट पूरी सोसाइटी के अंदर है, जिससे कि जो 17 गोल हैं उनको अचीव किया जा सके, उनके अंदर सभी पूरी सोसाइटी सभी लोग पार्टिसिपेट करें। नाउ चैलेंजेस क्या क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। चैलेंजेस आर गोल इन करेक्टर इंक्लूड पॉवर्टी, एक्सक्लूजन, अनएम्प्लॉयमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमैनिटेरियन एड्स, क्लाइमेट चेंज, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन फॉर गवर्नेंस एंड मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर। इन सब का अच्छा इंस्टीट्यूट्स का बनाना जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, पॉवर्टी को ख़त्म करना और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना, ह्यूमंस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं वे रेशियल या जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उनको ख़त्म करना, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सब है। और अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट लीड्स टू डैमेज टू एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ रिलीज और टॉक्सिक और हजार्डियस वेस्ट। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सबसे बड़ा गोल है कि भी जो हजार्डियस वेस्ट हैं, टॉक्सिक वेस्ट हैं, उनको रिसाइकिल करना या उन्हें मेंटेन रखना। ये चैलेंजेस हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी कवर अंडर दिस यूनिट आर अर्बन एनर्जी प्रॉब्लम, यानी जो हमारे अर्बन एरियाज हैं, सिटीज़ हैं, शहर हैं, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं, उनके अंदर जो एनर्जी है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सस्टेनेबल कैसे रहे, आत्मनिर्भर वो शहर कैसे बने। अर्बन एरियाज हैविंग हाई डेंसिटी पॉपुलेशन विच डिमांड लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ एनर्जी फॉर नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, गैस एंड अदर एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट वगैरह। यानी जो अर्बन सिटीज़ हैं, मेट्रो शहर हैं, उनके अंदर जो एक छोटे से एरिया के अंदर काफ़ी पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड रहते, काफ़ी लोग रहते हैं, तो उनको उतनी ही अधिक मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, फ्यूल के फॉर्म में हो, गैस के फॉर्म में हो या फूड के फॉर्म में हो। अर्बन एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए चाहिए। किस लिए चाहिए? प्रोवाइड सिटीजन्स विद वाटर, उनको अच्छा पानी डेवलप करने के लिए एनर्जी, ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हीटिंग के लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कूलिंग के लिए चाहिए, एसी वगैरह के लिए। अदर कम्युनिटी फंक्शंस, पावरिंग हाउसेज, जो हाउस के अंदर लाइट वगैरह का प्रॉपर होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ट्रैफिक के लिए चाहिए यानी ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जो सोसाइटी से प्रोड्यूस होता है उसको प्रॉपर डिस्पोजल करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, जो चीज़ें हैं इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाहिए यानी बिल्डिंग्स वगैरह ये बनाने के लिए चाहिए, और इंडस्ट्रियल कंजप्शन चाहिए यानी जो इंडस्ट्रीज अर्बन एरिया में बनी हुई हैं उनके प्रॉपर रनिंग के लिए भी चाहिए। मेनली एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अर्बन पॉपुलेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, ज़्यादातर जो एनर्जी है वो सिटीज़ को प्रोवाइड होती है फॉसिल फ्यूल्स के जलने से, विच लीड एयर पोल्यूशन एंड लॉस ऑफ रिजर्वायर ऑफ द फॉसिल फ्यूल ड्यू टू विच इज नॉट ए सस्टेनेबल प्रैक्टिस। इससे क्या होता है, जो भी हमारा रिजर्व्ड फॉसिल फ्यूल है वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, आत्मनिर्भरता इसे नहीं कह सकते। अर्बन एनर्जी प्रॉब्लम कैन बी सस्टेनेबल बाय यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक विंड, सोलर, हाइड्रो पावर स्टेशंस, यूज अर्बन वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड बाय एजुकेटिंग द सिटीजन्स टू सेव द एनर्जी। यानी इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें ये मुख्य बातें याद रखनी पड़ेंगी। क्या? जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेज हों, जैसे विंड, एयर और वाटर से आती हों। अर्बन वेस्ट जो है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बने या उसका रिसाइकल हो,
और सिटीजन्स को एजुकेट करें, उनको ये उनकी नॉलेज में लाएं कि सेविंग एनर्जी इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी को वो वेस्ट ना करें और उसको सेव रखें जिससे कि एनर्जी बनी रहे उनके पास। नाउ रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, another topic of this issue in this unit। मेजर इसके अंदर आता है जो एक कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है उसको एक जगह से दूसरी जगह निस्तारण करना या उनका विस्थापित करना। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और इसके बारे में देखें आप। मेजर प्रोडक्ट्स फॉर पब्लिक वेलफेयर लाइक डैम्स, एक्सप्रेसवेज, रेलवे ट्रैक फॉर्मेशन, माइंस, नेशनल पार्क रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड और एरिया। इनको बनाने के लिए काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए होता है जिसको एक्वायर करती है गवर्नमेंट। During acquisition of the land, life of the people who lives in that area disturbed, and also large problem occurs as a site of their rehabilitation। इस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको उस जगह से हटाने के लिए या उनको दूसरी जगह विस्थापित करने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम या काफ़ी इश्यूज को फेस करना पड़ता है। और कंट्री इज ओवर पॉपुलेटेड कंट्री एंड हाईली क्वालिटी ऑफ लैंड इज अवेलेबल, हाई क्वालिटी लैंड इज नॉट अवेलेबल, दस मोस्ट ऑफ द पीपल गिव वेस्ट लैंड। विस्थापित करने के लिए उन्हें जिस क्वालिटी की लैंड चाहिए, जो फर्टाइल लैंड चाहिए, वो हमारी कंट्री में नहीं है, क्योंकि फर्टाइल लैंड तो ऑलरेडी यूज हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा है। इस कारण वहाँ से विस्थापित करके उन्हें दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उस जैसी फर्टाइल लैंड उन्हें नहीं मिलती है, तो वेस्ट लैंड ही उन्हें अलॉट कर दी जाती है और उनका रीसेटलमेंट किया जाता है। रीसेटलमेंट पुट प्रेशर ऑन द प्रोजेक्ट इफेक्टेड पीपल एंड द पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द प्रीवियसली that area, thus both communities suffer and conflict over the resources occurs। इसमें क्या होता है रीसेटलमेंट या रिहेबिलिटेशन में, एक तो वो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जिनका विस्थापीकरण होता है यानी उनको जगह छोड़नी होती है, और एक वो होते हैं कि उनको जिस जगह बसाएंगे वहाँ पहले से ही जो लोग रहते हैं, जो उनका पेरेंटल है, उनके ऊपर भी लोड आ जाता है कि नई जनसंख्या उसी एरिया में और आ जाती है, तो उन दोनों ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं और दोनों ही कम्युनिटी जो हैं वो सफर करती हैं। नाउ इन्वायरमेंटल एथिक्स, यानी इसकी डेफिनेशन है इन्वायरमेंटल एथिक्स डील्स विद द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल, एनिमल और फ्यूचर जनरेशन। क्या है इन्वायरमेंटल एथिक्स? इट डील्स विद द फंडामेंटल राइट ऑफ एनी इंडिविजुअल, उसके फंडामेंटल राइट्स हैं उसे दिलाती हैं, उसका फंडामेंटल है कि वो दिलाता है, चाहे वो एनिमल्स का हो, ह्यूमंस का हो या कोई भी लिविंग बीइंग का, उसे उसका फंडामेंटल राइट दिलाता है, और जो आने वाली जनरेशन है उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी भी ये रक्षा करता है। इसे कहते हैं इन्वायरमेंटल एथिक्स। फॉर लाइफ एंड वेल बीइंग, इन्वायरमेंटल एथिक्स डील्स विद द इशू how we utilize and distribute the resources uniformly in urban, rural, poor, rich, so that every individual fundamental right can be fulfilled। इसके मेन जो इश्यू है, एम है, वो ये है कि जो इन्वायरमेंट के अंदर जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हम यूनिफॉर्मली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे कि सभी के फंडामेंटल राइट्स में हर्ट न हो और फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग उन्हें सारे जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज करने का मौका मिल सके। एनवायरमेंटल एथिक्स के अंदर ये टॉपिक्स आते हैं जिनकी नॉलेज होनी चाहिए इसमें, या जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं एथिक्स के थ्रू। फर्स्ट है रिसोर्स कंजप्शन पैटर्न, देयर नीड फॉर सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनके कंजप्शन का क्या पैटर्न है और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए हम उसको कैसे रेगुलेट करें। दूसरी है इक्विटी, सभी जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों। अर्बन रूरल इक्वलिटी है, यानी अर्बन और रूरल जो हैं उसमें एनर्जी का है, रिसोर्सेज का है, उनका यूटिलाइजेशन भी बराबर हो और सस्टेनेबल हो। जेंडर इक्वलिटी हो, मेल फीमेल या जो भी मेल फीमेल के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स उनकी फंडामेंटल इश्यूज को मेंटेन रखें, उनको बराबर यूटिलाइजेशन का पावर दें। प्रिजर्विंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो भी रिसोर्सेज हैं उनका हम भी इस्तेमाल करें, उसको सस्टेनेबल रखें जिससे कि आने वाली जनरेशन है वो भी उसका इस्तेमाल कर सके। एनिमल राइट्स को हम रिजर्व रखें, उनके जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी हर्ट न हो। एथिकल बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, सभी के अंदर इस एथिकल जो वैल्यूज हैं उनका ज्ञान फैलाएं और उनकी नॉलेज हो और उसके बारे में अवेयर रहें।
कंजर्वेशन एथिक्स एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़, जो एथिक्स हैं उनको हम कंजर्व रखें और जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनका भी हम इस्तेमाल करें। ये सभी इन्वायरमेंटल एथिक्स के पार्ट हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमराइजेशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। द इंक्रीज कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लीड्स टू द सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराउंड द वर्ल्ड। ये जो कंजप्शन है रिसोर्सेज का, उसके कारण हमारे पूरे संसार में बहुत सीरियस प्रॉब्लम डेवलप हो चुकी है। सस्टेनेबिलिटी जो है वो खत्म होती जा रही है। करंट कंजप्शन पैटर्न कंज्यूमिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच डिग्रेड इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट इज अनेबल टू फुलफिल दीज रिसोर्सेज अल्टरिंग द नेचुरल प्रोसेस। यानी जो आज हम क्या कर रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि हमारे इकोसिस्टम जो है उससे हम प्रोडक्शन तो ले रहे हैं लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी खतरे में डाल रहे हैं। इससे क्या होगा, जितने भी इन्वायरमेंट से नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो तो हम ले लेंगे, लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस हैं उनको उनकी जो साइकिल है उसको हम अल्टर कर देते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं। तो नेचुरल प्रोसेस जो हैं वो खत्म होते जाएंगे और सस्टेनेबिलिटी खत्म हो जाएगी। मॉडर्न पैटर्न ऑफ कंजप्शन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड फॉर वन टाइम यूज आर एक्सट्रीमली वेस्टफुल। जो मॉडर्न हमारे कंजम्पशन के जो तरीके हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। उनके अंदर हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं जो एक बार यूज आती है उसके बाद वो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाती है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। हमें ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए जो कि बार बार रिसाइकिल होके बार बार हम उसे रॉ मटेरियल तरह यूज करके दोबारा यूज में ले सकें, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। डेवलप्ड कंट्रीज हैव, जिसका एक एग्जाम्पल है जो मॉडर्न पैटर्न है, इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो पूरे वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन है, लेकिन वो कंज्यूम करती हैं 80% रिसोर्सेज पूरे वर्ल्ड के और प्रोड्यूस भी करती हैं 80% वेस्ट पूरे वर्ल्ड का। ड्यू टू दिस पैटर्न ऑफ कंजप्शन रिचर गेट रिचर एंड पुअर कंट्रीज गेट पुअर और पुअर सोसाइटीज गेट पुअर। इसमें पुअर कंट्रीज भी मान सकते हो, पुअर सोसाइटीज भी मान सकते हो। ये एक एग्जाम्पल था कंज्यूमराइजेशन। ड्यू टू दिस पैटर्न ऑफ कंज्यूमिंग मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड is moving towards sustainable economic and development, need to check and some ways of resisting consumerization decreases the waste। इस पैटर्न को जो एक्चुअली चल रहा है, जो अनसस्टेनेबल है, वो इकोनॉमी को भी हर्ट करता है और हमें चाहिए कि ऐसे जो कंज्यूमर हैं उनको हम रेस्ट्रिक्ट करें और जो वेस्ट है उसको डिक्रीज करें। Most of the human activities are related to production and consumption cycles, which produce excessive waste in the form of solid, liquid और gas waste। यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनके कारण या उनके प्रोडक्शन के कारण, उनके साइकिल के कारण हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, जो कि गैसियस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है और सॉलिड फॉर्म में है, जो कि पॉल्यूशन का मेन कारण है हमारे एनवायरनमेंट में। रिक्वायरमेंट ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट अकर्स, इसके कारण हमें क्या है, जो वेस्ट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अपने एक चैप्टर भी है जो ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट कैन बी डन बाय 3R प्रिंसिपल। 3R प्रिंसिपल है जो कि हम यूटिलाइज करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट का। क्या है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल ऑफ द वेस्ट। जो वेस्ट है उसका रिड्यूस करना, उसका मतलब प्रोडक्शन कम हो, कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस हो, रीयूज हो यानी उसको रिसाइकिल करके हम यूज कर लें, और रिसाइकिल हो जाए यानी उस प्रोडक्ट का दोबारा, उस वेस्ट से दोबारा कोई प्रोडक्ट बन जाए। थैंक यू वेरी मच।